नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे साथ मौजूद हैं एक्स रॉ ऑफिसर एम के सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पर। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार जी। सूद साहब, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के बारे में आपने भी सुन लिया होगा और ये खबरें कल जी से चल रही हैं और आज जाकर ये इस बात की कंफर्मेशन हुई है थोड़ी देर पहले कि हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी मौत हो गई। उनके साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर भी थे और तेहरान के गवर्नर भी थे। और ये घटना ऐसे समय हुई है जब भारत और ईरान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। हमारे वहाँ अभी पिछले दिनों हमारे हमने एक चाबहार जो पोर्ट है उसकी कंट्रोल भी लिया अपने हाथ में। तो सर, ये घटना होना, फिर ईरान का जो मसला है वो इसराइल के साथ तो है ही, सबको पता है। अमेरिका से भी उसका पंगा है। तो पूरी खबर को अगर हम देखें तो सर, आप तो ईरान में रहे भी हैं, आपने वहां काम भी किया है। जी। क्या आप इसको किसी कॉन्स्पिरेसी से जोड़ के देख रहे हैं? कोई षड्यंत्र है? देखिए, बिल्कुल क्लियर क्लियर लगता है कि यहाँ पे षड्यंत्र चल रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी है इसको उनको मारने की। देखिए, एक तो ईरान और इंडिया के रिलेशन हमेशा अच्छे रहे, कभी खराब नहीं हुए और इसी के टाइम में और ज्यादा डेवलप हुए थे। 2016 के अंदर पीएम मोदी ईरान गए थे, तब चाबार पोर्ट का एग्रीमेंट साइन किया था और एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया था ईरान के प्रेसिडेंट, उस टाइम पे अफगान के प्रेसिडेंट और पीएम मोदी ने, कि चाबार पोर्ट को डेवलप किया जाएगा, उसके बाद ट्रेड की जाएगी, अफगानिस्तान से एक रूट निकाला जाएगा ईरान से के चाबार पोर्ट तक और वहां से ट्रेड की जाएगी अफगानिस्तान के। और साथ में इंडिया को भी ये फायदा था कि इंडिया को भी यहाँ से बहुत फायदा था कि हम रशियन रिपब्लिक को भी कनेक्ट कर सकते थे। अब उसके एक और आगे डेवलपमेंट हुई कि अब ये पोर्ट की फर्दर डेवलपमेंट की जाएगी और जो बचा हुआ काम था उसको पूरा किया जाएगा ताकि पूरी ट्रेड हो सके अफगानिस्तान के साथ और साथ में हम इंडिया ट्रेड कर सके रशियन रिपब्लिक के साथ। और इससे हम चाइना को चैलेंज कर रहे थे, साथ में हम जी। चैलेंज कर रहे थे चाइना और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को। और ग्वादर पोर्ट तो अभी डेवलप नहीं हो पा रहा क्योंकि ग्वादर पोर्ट चाबार पोर्ट के सिर्फ 80 किलोमीटर दूर था और इससे इंडिया को फायदा था। एक तो हम चाइना को काउंटर करते, एक तो पाकिस्तान को काउंटर करते, लेकिन साथ में तकलीफ थी यूएस, क्योंकि यूएस नहीं चाहता कि हम ईरान से ट्रेड करें। ईरान से ट्रेड करने का इंडिया को ये फायदा था कि इंडिया ₹1 में उनसे ऑयल ले सकता है और ऑयल के बदले में इंडिया उनको सारा सामान सप्लाई कर सकता था, खाने पीने की चीजें, और वो इंडिया पे डिपेंडेंट भी थे। लेकिन राइसी का इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उनके मरने से एक थोड़ा सा झटका तो लगा है, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट है तो चलेगा, कोई भी आ जाए प्रोजेक्ट तो आगे चलता ही रहेगा। और क्योंकि ये एक तो इंडिया के इंटरेस्ट में, एक ईरान के इंटरेस्ट में है। अब दूसरी बात है कि इनको इनके मारने के पीछे, रईसी की मर्डर के पीछे या इनकी मौत के पीछे किसका हाथ हो सकता है? देखिए, ऐसा है, एक अजरबैजान गए थे ये एक जी। डैम के इनॉग्रेशन के लिए और उसके बाद इनको जाना था आर्मेनिया में। अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है जो ईरान का नेबर है, साथ में आर्मेनिया भी इनका नेबरिंग कंट्री है और वो एक क्रिश्चियन कंट्री है। और अजरबैजान और ईरान का झगड़ा चल रहा था आपस में कराबाख के ऊपर, और उसके अंदर ईरान आर्मेनिया के साथ था, इंडिया भी आर्मेनिया के साथ था, लेकिन अजरबैजान के साथ था टर्की, पाकिस्तान और साथ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्टनर था उनका, इजराइल। मतलब इजराइल अजरबैजान के साथ था। क्यों उनके साथ था? कि इजराइल के अपने इंटरेस्ट थे। इजराइल वहां से ऑयल लेता है और उनको आर्म्स एमुनिशन सप्लाई करता है अजरबैजान को। और साथ में एक और रीजन है कि अजरबैजान एक नेबर है ईरान का और वहां पे मोसाद की बहुत ज्यादा प्रेजेंस भी है और वहां से इंटेलिजेंस गैदर करता है ईरान के बारे में। और इसीलिए ईरान और अजरबैजान का आपस में प्रॉब्लम भी, आपस के रिलेशन में, और उनका आपस में झगड़ा भी इसी रीजन के ऊपर। और अगर हम ईरान की बात करें, ईरान के अंदर बहुत से अर्मेनियंस रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, उनको कोई तड़पाया नहीं जाता, तंग नहीं किया जाता, बल्कि उनको पूरी फ्रीडम है। वो शराब भी बना सकते हैं और जी। साथ में उनका जो मेन बिजनेस चलता है वो पेस्ट्री वगैरह बनाने का चलता है, जो बहुत अच्छी बनाते हैं वो लोग। अब जी। हम बात करते हैं क्या रीजन है। देखिए, यहाँ पे 3 हेलीकॉप्टर्स थे रईसी के साथ, जी। 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 3 में से 2 हेलीकॉप्टर वो सेफ आ गए, एक हेलीकॉप्टर जी। जिसमें रईसी थे वो क्रैश कर गए। अब जी। प्रॉब्लम ये समझ नहीं आ रही कि अगर यहाँ पे रईसी का हेलीकॉप्टर पे प्रॉब्लम आई थी तो बाकी हाँ, दोनों हेलीकॉप्टर्स कैसे आगे बढ़ गए? क्यों नहीं रुके हाँ, वो रईसी के हेलीकॉप्टर को चेक करने के लिए? क्या आपस में कम्युनिकेशन टूट गया था? क्या प्रॉब्लम थी? खैर, इसका तो सारा जो सामने आएगा जो कुछ भी, वो तो एक इंक्वायरी के बाद में आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अब एक लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं
कि कौन हो सकता है, किसने मारा हो सकता है। एक्चुअली जो ये एरिया है आर्मेनिया का और अजरबैजान का, और जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है, ये कैस्पियन सी के पास पड़ता है। कैस्पियन सी रशिया को ज्वाइन करता है, और ये अकेला समुद्र है वर्ल्ड के अंदर जो लैंडलॉक्ड है। और यहाँ से भी ईरान ने ट्रेड भी स्टार्ट की थी, जो रशिया से ईरान के अंदर सामान आएगा वो सामान इंडिया के अंदर पहुंचाने की बात भी की थी। जहां पे रशिया से 45 दिन लगते हैं इंडिया के अंदर सामान आने की, इस रूट से इंडिया के अंदर 25 दिन लगने थे। अब दूसरी बात है कि इनका मर्डर किसने किया है, मारा किसने। देखिए ऐसा है कि ईरान एक बड़ा साइलेंट था जब यहाँ पे कोई भी पंगा होता था। मतलब उसने अपनी जो इच्छाएं थी उसको क्लाउड किया हुआ था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ईरान सामने आ गया, ओपन में आ गया, और ईरान ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया था हमास को, और उसके बाद ईरान सपोर्ट कर रहा था हिजबुल्लाह को भी, और साथ में सपोर्ट कर रहा था हूथी रेबल को। और हूथी रेबल्स ने बहुत से शिप्स पे अटैक किया था सी के अंदर, इसलिए यूएस भी बहुत नाराज था ईरान से। और इसराइल तो था ही, क्योंकि हमास के ऊपर इसराइल के ऊपर हमास ने अटैक किया था और उनके लोगों को मारा था, और ईरान उनको ओपन सपोर्ट दे रहा था। ईरान ने एक धमकी भी दी थी इसराइल को कि हम तुम्हारे पे अटैक कर देंगे। अब बात एक और दूसरी आती है, जी कौन हो सकता है इनके मारने के पीछे, किसको इंटरेस्ट है। देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि ईरान बड़ा चुपचाप बैठा हुआ था, क्लाउडिंग थी इसकी, लेकिन अब वो ओपन आ गया था, और उसको रशिया की सपोर्ट थी, साथ में इंडायरेक्ट सपोर्ट थी चाइना की। और अब एक खतरा बन गया था ईरान वर्ल्ड के लिए, स्पेशली यूएस के लिए। और इसमें यही उम्मीद लगाई जाती है कि इनका अगर एलिमिनेशन किया गया तो उसके अंदर यूएस का हाथ हो सकता है। जिस तरीके से इनके हेलीकॉप्टर को मारा गया, या हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ। देखिए इससे पहले भी कई हादसे हुए हेलीकॉप्टर्स के। एक तैवान के जो आर्मी चीफ थे वो भी मारे गए इस तरीके से, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था हिल्स के अंदर। और उनके अंदर एक खास बात ये थी कि उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश किया था वो कहा गया है कि उसको जैम कर दिया गया था, उसके सिस्टम को जैम कर दिया गया था आप सैटेलाइट के द्वारा। और आपने एक और किस्सा सुना होगा, सीडीएस की डेथ, यानी कि जो इंडिया के सीडीएस थे बिपिन रावत, उनकी डेथ हुई थी। और उनकी डेथ भी इसी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई थी। अब किसी ने कहा जी वहां पे हिल आ गया सामने, वेदर खराब हो गया, लेकिन मेन रीजन जो उनकी डेथ का वो था कि उनके सिस्टम को, यानी कि हेलीकॉप्टर के सिस्टम को जैम कर दिया था, और तभी उनकी डेथ हुई। लेकिन ये चीजें बाहर नहीं आ पा रही, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में तो कोई चीज पता नहीं चलेगी। और ये भी कहा जा रहा था कि अगर इनका हेलीकॉप्टर क्रैश होता तो वहां पे जो इनके अंदर सिस्टम लगे हैं, कम्युनिकेशन हो सकता था, क्योंकि उस जगह में इंटरनेट तो था नहीं। और दूसरी बात यह है कि कोई कम्युनिकेशन क्यों नहीं हुआ। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर प्लेन के अंदर या हेलीकॉप्टर के अंदर इंटरनल एक बॉम्बिंग हो जाए, यानी कि अंदर से बम ब्लास्ट हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन आती है। अब एक बात ये आती है दूसरी तरफ कि एक किसी कंट्री के प्रेसिडेंट का क्या उसका हेलीकॉप्टर उस पर कोई बम रख सकता है। बहुत सी क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर को लोग ढूंढेंगे, और ढूंढना भी चाहिए कि कैसे इनकी मौत हुई। लेकिन एक बड़ी सीरियस बात है कि क्या किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को कोई एलिमिनेट कर सकता है इस तरीके से। इससे तो पीएम मोदी को भी खतरा हो सकता है, इससे बहुत से और लोग हैं जिनको खतरा हो सकता है। स्पेशली इंडिया तो आजकल पूरे वर्ल्ड की निगाहों पे चढ़ा हुआ है, पीएम मोदी चढ़े हुए हैं। तो एक बड़ा सीरियस इशू हो सकता है पीएम मोदी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए। और एक और बात कहूंगी, जब 2015 की बात थी, पीएम मोदी गए थे टर्की में G20 की समिट अटेंड करने, तो पीएम मोदी को उस टाइम पे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी का रिस्क था। और उस टाइम पे पीएम मोदी को ट्रिपल सिक्योरिटी दी गई थी। एक इसराइल की मोसाद ने उनको सिक्योरिटी दी थी, साथ में यूके की MI6 उन्होंने सिक्योरिटी दी थी, और तीसरी उनको सिक्योरिटी थी रॉ की। वहां पे यूएस के प्रेसिडेंट भी थे, लेकिन उनको इतना खतरा नहीं था जितना पीएम मोदी को था। और एक बड़ी चिंता की बात है इंडिया के लिए। और ये पहला पीएम नहीं है जिसको मारा गया। इससे पहले इंडिया के 2 प्राइम मिनिस्टर को मर्डर किया गया था, लाल बहादुर शास्त्री का, जिसके पीछे सीआईए का हाथ था, और इंदिरा गांधी का, जिसके पीछे कहा जाता है कि आईएसआई का हाथ था। फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, उनका मर्डर किया गया था जेल के अंदर, जिसको कहा जाता है कि उनका एक लीगल तरीके से मर्डर किया गया, और वो अमेरिका की मर्जी से किया गया था। फिर आप देखिए सीरिया के प्रेसिडेंट, इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन, उनको कैसे मारा गया। लीबिया के प्रेसिडेंट गद्दाफी, उनको कैसे मारा गया। और इन सबके पीछे सीआईए का हाथ था, सीआईए रिस्पॉन्सिबल था इन सबके पीछे।
तो बेसिकली बहुत से इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे, लेकिन जो ईरान का इंसिडेंट हुआ है ये सबसे हिलाने वाला एक इंसिडेंट है। सर एक बात बताइए, वैसे तो जो आपने नाम गिनाए, एक नाम मुझे भी याद है, जनरल जियाउल हक जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, मार्शल लॉ प्रशासक थे, उनका भी जब वो हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे या प्लेन था उनका, तो वो उसमें नहीं ब्लास्ट हुआ था, उनको भी सीआईए नहीं मरवाया था। ये बात सही है? नहीं उसमें उस हेलीकॉप्टर में नहीं जी नहीं नहीं, आपकी इस बात से मैं एग्री नहीं करता। देखिए जी मेरी अपनी असेसमेंट है। जी जब जियाउल हक का मर्डर हुआ था वो प्लेन से उड़े थे, और प्लेन हाँ से जब उड़े थे तो उनके साथ यूएस के एम्बेसडर भी साथ थे उस प्लेन के अंदर, तो यूएस तो इसमें इन्वॉल्व हो नहीं सकता। और ये कहा जाता है जो उनके प्लेन को गिराया गया था वो शोल्डर फायर्ड मिसाइल उससे गिराया गया था, एक अफगानी के द्वारा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो इंदिरा गांधी का मर्डर था उसका बदला लिया था जियाउल हक को मार करके। और अगर सीआईए का हाथ होता तो उनका एम्बेसडर उस प्लेन में नहीं बैठा होता, तो सीआईए का हाथ तो रूल आउट कर दिया गया इसके अंदर। और कुछ लोग यही कह रहे अच्छा हैं कि जरूर इसके पीछे रॉ का हाथ था और रॉ ने बदला लिया था। नहीं फिर अच्छा चलिए। अच्छा सर, ये जो जो हुआ कि जिस प्रकार ये आज प्लेन क्रैश हुआ, सॉरी ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुए, 3 हेलीकॉप्टर थे उनके साथ, एक हेलीकॉप्टर जिसमें 3 बड़े लोग बैठे थे, प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर और एक गवर्नर, और उसी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। आपको क्या क्या लगता है कि वैसे तो इसमें चर्चा, जैसे ईरान के जो अखबार है, मैं पढ़ रहा था, ईरान के जो अखबार है, वहाँ के जो धर्मगुरु हैं ईरान के, जो यहूदी, वो कह रहे हैं कि तेहरान का कसाई मारा गया। एक कुछ लोग कह रहे हैं तेहरान का जल्लाद मारा गया। तो देखिए वहां वो तो तो एक तरह कहेंगे। से सेटिस्फेक्शन है इस चीज का, लेकिन नहीं देखिए सवाल ये है, ये इसके पीछे हाँ सर मैं कुछ सवाल मेरा ये है, नाम तो मोसाद का आ रहा है कि मोसाद, क्योंकि इसराइल ने धमकी भी दी थी, हमें इसराइल को धमकी भी दी थी ईरान ने अभी पिछले दिनों, न्यूक्लियर अटैक कर देंगे हम आपके ऊपर। तो क्या ये सीआईए और मोसाद का जॉइंट ऑपरेशन हो सकता है? देखिए पॉसिबिलिटी तो यही है मेरे हिसाब से, जो रईसी को मारा गया उसके पीछे मोसाद है और सीआईए है। मोसाद जी अकेला ये काम नहीं करेगा बगैर सीआईए के अप्रूवल के। लेकिन दूसरी बात है कि सीआईए इस टाइम पे, अमेरिका इस टाइम पे घिरा हुआ, एक तो रशिया यूक्रेन वॉर में, दूसरा इसराइल हमास वार के अंदर, और तीसरा जब ईरान ने धमकी दी थी इसराइल को तो भी यूएस को चिंता थी। और चौथी बात यह है कि जो सी के अंदर शिप्स जाते हैं, ट्रेड के जो शिप्स जाते हैं, वहां पे हुतीज अटैक कर रहे थे। और हुतीज को कौन सपोर्ट करता है? ईरान। और जब से रईसी पावर में आए वो ऑफेंसिव हो रहे थे। पहले ईरान ऑफेंसिव नहीं था, लेकिन अब ईरान ऑफेंसिव हो रहा था, क्योंकि उसको एक तो रशिया की सपोर्ट मिल गई, एक उसको सपोर्ट मिल गई चाइना की इनडायरेक्ट सपोर्ट, तो इसलिए ईरान ऑफेंसिव था। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि रईसी के मारे जाने के बाद ईरान का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा नरम पड़ेगा, और जो जी ट्रेड रूट्स हैं उन पर अटैक नहीं किया जाएगा। और ये भी उम्मीद हाँ लगाई जा रही है कि जो हुथीज है हाँ उन पर भी कंट्रोल किया जाएगा। और चौथी हाँ बात यह है कि जो हमास को जो सारा फंडिंग दी जा रही थी वो ईरान के द्वारा दी जा रही थी, जबकि हाँ हमास शिया जी नहीं है, वो सुन्नी है। तब भी ईरान जी उनको सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि उनकी जो हाँ मेन दुश्मनी है वो इसराइल के साथ थी। और हाँ देखिए इससे पहले आईआरजीसी, ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड्स के कमांडर, उनका मर्डर हाँ किया गया था, और इसराइल ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी। और साथ में इनके कुछ साइंटिस्ट, उनको ही मारा गया था सैटेलाइट के थ्रू। हम्म, तो और इसमें अब ये लगता है कि जैसे वर्ल्ड की सिचुएशन चल रही थी, जैसे ईरान की सिचुएशन थी, तो इनके ऊपर जो अटैक किया गया है वो जरूर उसके पीछे फॉरेन हैंड है। और फॉरेन हैंड कौन सा हो सकता है? इसराइल, यानी कि उनका मोसाद, और यूएस का सीआईए। और यही उम्मीद लगाई जा रही है कि इन्होंने मिलकर के ईरान के ऊपर स्ट्राइक किया और ईरान के प्रेसिडेंट को मार दिया। और अब ये भी सोचा जा रहा है कुछ क्वार्टर्स के अंदर कि एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे पीस भी हो सकती है। स्पेशली जो हम्म, हूथी रेबल्स हैं वो तो अब अटैक नहीं करेंगे, जो शिप्स वहां से पास हाँ करते हैं। यूएस हाँ को इसकी चिंता थी, और हम्म। एक प्लान तरीके से एलिमिनेट किया गया है रईसी को। लेकिन सर क्या रईसी के मारे जाने के बाद, क्योंकि बहुत एग्रेसिव ईरान ने अपना रुख दिखाया था इसराइल की ओर, रईसी के मारे जाने के बाद क्या इसराइल और ईरान के रिलेशन थोड़े ठंडे पड़ेंगे, या क्योंकि देखिए इसराइल के अखबार तो कह रहे हैं कि ईरान तो आज भी वही करेगा जो कल तक कर रहा था, वो ये मानते हैं, नहीं तो हमारी हमारी देखिए तो दुश्मनी रहेगी। उनकी जो उनकी जो बेसिक पॉलिसी है, बेसिक पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती, लेकिन लीडर पे बड़ा फर्क पड़ता है। देखिए वहां पे खमनाई है, जो उनके हाँ प्रेसिडेंट, जो उनके रिलीजियस लीडर हैं, हाँ और पावर हमेशा कंट्रोल में रहती है प्रेसिडेंट के, तो जी उनका बेसिक सिस्टम तो चेंज हो नहीं सकता।
यानी कि जो बेसिक पॉलिसीज है वो रहेंगी एंटी इसराइल पॉलिसी, लेकिन फिर भी उम्मीद ये लगाई जा रही है कि रईसी के मारे के जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नरमी पड़ेगी ईरान के एटीट्यूड में, और अगर ईरान इसके बाद भी एग्रेसिव रहेगा तो यहाँ पे और भी झटका लग सकता है ईरान को, क्योंकि यूएस इस टाइप पे बहुत चिंता में है, बहुत वरीड है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं और जो सारी वर्ल्ड की सिचुएशन है उसकी वजह से जो बाइडेन की सिचुएशन बहुत खराब है वर्ल्ड के अंदर, और पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि वो इलेक्शन हारेंगे, और वो कुछ करके दिखाना चाह रहे थे कि मतलब उनको पहले उम्मीद थी कि हम अगर रशिया पे को सर्कल करेंगे तो रशिया को हम हरा पाएंगे और जो बाइडेन इलेक्शन जीत पाएंगे। फिर इनका ध्यान बटा कुछ सालों के कुछ महीनों में चाइना की तरफ, लेकिन बीच में इन्होंने एक और पंगा ले लिया इंडिया से, कभी निज्जर का कभी पन्नू का, और इसीलिए इंडिया भी अभी यूएस के साथ नहीं है, और इसलिए इंडिया चला गया ईरान के पास अपने इंटरेस्ट को देखते हुए कि हम उनसे तेल भी लेंगे, ट्रेड भी करेंगे, लेकिन अब थोड़ी सी रुकावट आ गई है जितना भी काम चल रहा था। लेकिन अब सर एक आखिरी इसके ऊपर सवाल मुझे आपसे पूछूंगा जी एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। जैसे ये घटनाएं होती हैं, जैसे जनरल विपिन रावत जो हमारे सीडीएस थे, उनकी भी बड़ी मिस्टीरियस हालात में मौत हुई, कहीं पहाड़ी एरिया था, जंगल था, वहां हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यही सिचुएशन सेम यहाँ भी दिख रही है, जहां जंगल था, पहाड़ थे, और बताया था फॉग था, और फॉग वहां भी था जहां विपिन रावत की का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इसी तरह से जो दूसरे लोग मारे गए हवाई क्रैश में, जिसमें एयर क्रैश में, जैसे पाकिस्तान के जो जनरल थे जियाउल हक। तो सर ये जो इतना प्लान्ड वे में किया जाता है, मतलब ये कोई अनायास तो हुआ नहीं, इसके पीछे तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और कोई जी आपको लगता है कि कोई बात सामने निकल के आ पाएगी कोई? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई बात सामने आ पाएगी, क्योंकि देखिए इसमें क्या था कि जैसे जनरल जियाउल हक का था, एक आया आदमी, उसने अपने कंधे पे मिसाइल रखी थी, शोल्डर फायर मिसाइल थी, उसको उड़ा दिया, ना उस हाँ, आदमी का पता चला किसने उसको मारा। और आप देखिए जब लाल बहादुर शास्त्री को मारा गया, वो तो उनके एक नंबर 2 थे जो सीआईए के, उन्होंने खुलासा कर दिया, इंडिया को भी इसके ऊपर शक था कि हमने लाल बहादुर शास्त्री को मरवाया। और तीसरी बात है कि अगर जो विपिन रावत की बात है, विपिन रावत के टाइम में कोई वहां पे एरिया में हिल्स तो थे, लेकिन एकदम वहां पे फॉग आ गई और वहां पे वेदर खराब हो गया। यहाँ पे वेदर खराब था क्योंकि इन्होंने इसके बाद अर्मेनिया जाना था, अर्मेनिया का विजिट इन्होंने कैंसिल कर दिया था। विपिन रावत का केस थोड़ा सा डिफरेंट है इनके केस से, और वहां पे कोई फॉग नहीं थी, लेकिन एकदम धुआं आ गया, और तभी उम्मीद लगाई जा रही है कि वहां पे एक कॉन्स्पिरेसी की थी विपिन रावत को मारने के पीछे, और उनका जो हेलीकॉप्टर था उस पर सिस्टम जैम हो गए थे। और ये चीजें कभी भी आपके ब्लैक बॉक्स में सामने नहीं आएंगी कि क्या हुआ, और इसलिए उनकी जो डेथ है मिस्ट्री रहेगी, और ये भी जो डेथ है रईसी की, ये भी मिस्ट्री रहेगी। लेकिन इसके अंदर पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि इसके अंदर जो हाथ है पीछे वो सीआईए का है, और साथ में मोसाद का है रईसी के मारने के पीछे। और एक बड़ी दुखद बात है कि एक कंट्री का लीडर, उससे अगर आपके विचार नहीं मिलते, उसको आप एलिमिनेट कर देंगे अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को सेव गार्ड करने के लिए। और ये सारे काम कौन कर रहा है? ये सारे काम कर रहा है अमेरिका, सीआईए, जैसे इराक के प्रेसिडेंट को मारा, आपने जैसे एक बात लीबिया के बहुत सही प्रेसिडेंट कही को। कि आपने सर एक बात जो कही वो थोड़ा समझ में आ रही है, क्योंकि बाइडेन लगातार अनपॉपुलर हो रहे हैं, वो हार रहे हैं, तो उन कुछ करके दिखाना चाहते थे। मतलब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये तो जी है, इसमें इन्वॉल्वमेंट तो है, इसमें मोसाद भी हो सकता है, लेकिन सीआईए तो मेन, क्योंकि अमेरिका और इसराइल का तो आपस में अच्छे रिलेशन है और दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो जी सर चलिए आगे जैसा भी इस पर कुछ और बातें सामने आएगी उन पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।